नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राहुल सूर्यवंशी में। आज हम फिर से लेके आए हैं अपना एसएससी जीडी 2023 का टारगेट बैच जनरल साइंस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि कल हमने पार्ट 1 में आपको कोशिका और उससे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बताया था, आज हम कोशिका के अवयव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर ये आपका, जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को लेके आने वाला है, जो आपके किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो शुरुआत करते हैं कोशिका का प्रमुख अवयव। उससे पहले, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है एक कोशिकीय और एक होती है बहुकोशिकीय। यानी कोशिका की संरचना के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया था, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। जो एक कोशिका वाले होते हैं ना, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इसी के आधार पर हमने आज एक कोशिका का डिस्क्रिप्शन किया हुआ है, जिसमें हमने ली है पादप कोशिका। पादप कोशिका जो कि जगत प्लांटी का सबसे अच्छा टॉपिक माना जाता है, जो बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और जिसमें हम बहुत सारी कोशिकाओं का और उससे जुड़ी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं पादप कोशिका की संरचना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोशिका के मुख्य घटकों में एक संरचना को देखकर हमें कुछ चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कोशिका भित्ति, केंद्रक आवरण, क्लोरोप्लास्ट, अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, क्रोमेटिन और माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे भाग एक कोशिका की संरचना के होते हैं, जिसके बारे में अपन एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कोशिका भित्ति की। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक कोशिका के चारों तरफ एक मोटी परत पाई जाती है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में क्या, सेल वॉल। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली एक संरचना है। हालांकि कोशिका भित्ति कुछ मोनेरा जगत के जंतुओं जैसे जीवाणु में भी पाई जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में जो पाई जाती है बहुकोशिकीय जीवों में, इसका निर्माण किससे होता है, सेल्यूलोज से होता है। एक क्वेश्चन आपका बन गया आईएमपी क्वेश्चन, जो परीक्षा में पूछा जाता है कि पादप में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड का एक भाग होता है, उदाहरण होता है। कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है, उसका नाम है कोशिका भित्ति का निर्माण सेल्यूलोज से होता है, सेल्यूलोज। याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन बन गया कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है, सेल्यूलोज से। और इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है कि सूक्ष्म जीवों में, जैसे जीवाणु के शरीर में कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है, इसका ध्यान रखना। जीवाणुओं में, यस, एक कोशिकीय जीव, जीवाणुओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, याद रखिएगा, जीवाणुओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, जो कि किसके, म्यूकोपेप्टाइड का निर्माण किससे होता है, अमीनो अम्ल प्लस शर्करा से निर्माण होता है म्यूकोपेप्टाइड का, जो कि एक कोशिकीय जीव, जगत मोनेरा का जीव जीवाणु इसके अंदर पाई जाती है। इसका नाम है म्यूकोपेप्टाइड। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, ये एक मजबूत भाग होता है, एक दृढ़ संरचना होती है कोशिका की, जो पौधों को एक आकार, एक आकृति, मजबूती प्रदान करती है और पौधों की बाहरी भाग से रक्षा करती है। इसके बाद दूसरा भाग आता है हमारा क्या, कोशिका झिल्ली। यस, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दूसरा भाग है हमारे पास। नंबर 1 कोशिका भित्ति हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास कोशिका झिल्ली। यह जंतु और पौधे दोनों जीवों में पाई जाने वाली संरचना है, जो कि एक त्रिस्तरीय आवरण के रूप में वो पौधों की कोशिकाओं में, जंतु की कोशिकाओं में पाई जाती है। इसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये, इसकी विशेषता क्या होती है कि सबसे पहले ये अर्धपारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है और लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। एक नंबर का क्वेश्चन आ गया आपका आईएमपी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। कोशिका झिल्ली, जिसे हम इकाई झिल्ली भी कहते हैं, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब होता है इसमें से केवल विलायक यानी जल के अणु ही आर पार जा सकते हैं, अर्धपारगम्य होती है। ओके, तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। बिल्कुल याद कर लीजिए, कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है, सेल्यूलोज से। अगर जीवाणु में कोशिका भित्ति का निर्माण पूछे तो किससे होता है,
है म्यूकोपेप्टाइड से, और म्यूकोपेप्टाइड का निर्माण किससे होता है? अमीनो अम्ल और शर्करा से। जबकि कोशिका झिल्ली की अगर हम बात करें, कोशिका झिल्ली सभी जीवों में पाई जाती है, चाहे वो पौधे हो चाहे वो जंतु हो। लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, अर्धपारगम्य होती है, जो केवल जल के अणुओं को आर पार आने जाने देती है और कोशिका की आंतरिक संरचना बनाती है। इसके अलावा अगर हम स्पेशल बात करें जंतु कोशिकाओं की, तो जंतु कोशिकाओं में केवल और केवल क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जिससे उसका आकार, उसका शरीर सॉफ्ट होता है और एक बहुत अच्छा डिजाइन वो ग्रो करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग की, कोशिका की। कोशिका भित्ति सबसे ऊपर का भाग, कोशिका झिल्ली उसके अंदर पाया जाने वाला त्रिस्तरीय स्तर होता है, और सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है, उसको बोलते हैं हम कोशिका द्रव। यस, इन सबको, हाँ, और कोशिका के अंदर एक द्रव पाया जाता है, इसको बोलते हैं हम क्या? कोशिका द्रव। यस, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? एक द्रव पाया जाता है, इसे हम जीवित भाग बोलते हैं, इसका नाम होता है कोशिका द्रव। यस, ये कोशिका द्रव किसी भी कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, क्योंकि ये जीवित भाग होता है। इस भाग के अंदर बहुत सारे कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ सम्मिलित होते हैं, जिसकी वजह से कोशिका को क्या प्रदान करता है? न्यूट्रिशन प्रदान करता है, कोशिका को एक बहुत अच्छा शेप देता है और कोशिका को जीवित रखता है। सबसे महत्वपूर्ण भाग कोशिका क्या होता है? जीव द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका का जीवित भाग होता है। अगर आपको ध्यान हो तो आपने कभी सुना हो कि मानव शरीर किससे बना होता है? मानव शरीर में कितना जल पाया जाता है? 70%, 70 से लेकर 71% जल होता है शरीर में, लेकिन वो किस रूप में पाया जाता है? तो उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि कोशिका द्रव के रूप में वो जल हमारे शरीर में होता है, जिसका अधिकांश भाग इस रिक्तिका के साथ भी होता है। इसमें भी जल की 70% मात्रा रिक्तिका और कोशिका द्रव के रूप में शरीर के अंदर पाई जाती है, जो कि कोशिका का जीवित भाग है। अगर ये कोशिका का जीवित भाग नहीं होगा किसी भी कोशिका में, तो वो कोशिका मृत हो जाएगी। तो एक IMP क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कोशिका में जीवित पदार्थ किसे कहते हैं? आपका आंसर आएगा कोशिका द्रव। याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए इसे, जीवित पदार्थ कोशिका का क्या होता है? कोशिका द्रव। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे शेयर करें, क्योंकि अब हम जो अगला चरण इसका पढ़ने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोशिकांग। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग कोशिकांग। कोशिकांग माने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले ऐसे छोटे छोटे अंग जो मिलकर एक कोशिका को मजबूती प्रदान करते हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर के सारी अंग हमें मजबूती प्रदान करते हैं, वैसे कोशिका का जीवित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संसार के सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। तो चलिए हम बात करते हैं कोशिकांगों की। यह हमारा अगला टॉपिक आ गया क्या? कोशिकांग। यस, कोशिकांग। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न अंगों को कोशिकांग के नाम से जाना जाता है, जो कोशिका में किसी न किसी रूप से समाहित होते हैं और एक जीव शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं, एक मजबूती प्रदान करते हैं। जिनमें से सबसे पहला आता है हमारा कोशिकांग, उसका नाम होता है गोल्जी बॉडी। जी हाँ, सबसे पहला कोशिकांग हमारा कौन सा होता है? गोल्जी बॉडी। ये आपके सामने गोल्जी बॉडी दिखाई देगा यहाँ पर। इसे हम गोल्गी बॉडी के नाम से भी पढ़ते हैं और गोल्जी बॉडी के नाम से भी हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी कोशिका की किसी भी कोशिका की एक ग्रंथि मानी जाती है। एक ओटी बन गई, आपकी ध्यान रखना। कोशिका की ग्रंथि किसे कहते हैं? कोशिका की ग्रंथि का नाम क्या है? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी को कोशिका की ग्रंथि कहा जाता है। यहाँ हम लिख देंगे कोशिका की ग्रंथि किसे कहते हैं? गोल्गी बॉडी को। कोशिका की ग्रंथि किसे कहा जाता है? गोल्गी बॉडी को। और सर्वप्रथम गोल्गी बॉडी का निर्माण, गोल्गी बॉडी की खोज किसने की? एक प्रश्न आता है, गोल्गी बॉडी का आविष्कार किसने किया, इसकी खोज किसने की और कहाँ की? ये दो प्रश्न आपके महत्वपूर्ण आते हैं इससे। गोल्गी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्गी नामक एक वैज्ञानिक ने की थी और उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में की थी। याद रखिएगा, कैमिलो गोल्गी, इसमें किसका नाम आता है? कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी ने किसकी खोज की थी? कोशिका में किसकी खोज की थी? गोल्गी बॉडी की खोज की थी। उन्होंने देखा कि कोशिका के केंद्र के पास अंतःपद्रव्य जालिका के पास एक संरचना पाई जाती है जो गोल्गी बॉडी के रूप में होती है, जिसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने की थी। किसमें? उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में। किसमें की थी? उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में। ये भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उल्लू की तंत्रिका कोशिका में इसकी खोज की गई थी। किसने की थी इसकी खोज? कैमिलो गोल्गी ने इसकी खोज की थी उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। याद रखिएगा। इसके बाद रैपिड फास्ट चल रहा है हमारा, जल्दी जल्दी हम इस टॉपिक को क्लियर कराना चाह रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर सके इस वीडियो में। तो दूसरा आता है हमारा अगला कोशिकांग आता है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, वो आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? इसमें काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्तमान ने। याद रखिएगा आप, अल्तमान ने क्या की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। अल्तमान का नाम आता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज में। जबकि
इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? बेंडा ने। याद रखिएगा, एक कोटि और बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? बेंडा ने। ओरल याद करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को माइंड में सेट करिए, लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, याद ऐसे होना चाहिए, सुनते ही याद हो जाए। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमान ने। जबकि इसको नाम किसने दिया? बेंडा ने दिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। IMPOT बनती है, कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? कोशिका में ऊर्जा का केंद्र किसे कहते हैं? आपका आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल दिमाग में याद कर लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का शक्ति गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की थी, जबकि इसका नाम किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। अब प्रश्न आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं? अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं? उसका रीजन क्या है कहने का? तो उसका रीजन ये है कि जब भोजन का, न्यूट्रिशन पदार्थों का हमारे शरीर में ऑक्सीकरण होता है, भोजन का पाचन होता है, आफ्टर ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजेशन या ऑक्सीकरण के बाद हमारे शरीर में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसमें अधिकांश ऊर्जा का उपयोग हमारी वृद्धि विकास में कोशिकाओं द्वारा कर लिया जाता है। लेकिन जो अतिरिक्त ऊर्जा बचती है वो हमें शरीर में कहाँ स्टोर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर की जाती है। किसके रूप में की जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया की इकाई के रूप में से कहते हैं ATP। एक और IMP क्वेश्चन बन गया आपका, माइटोकॉन्ड्रिया की इकाई किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की इकाई को बोलते हैं अपन ATP। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इकाई है ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया एक्स्ट्रा एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखती है, इसलिए इसको ATP को माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? इकाई कहा जाता है। जब हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये ATP टूटकर ऊर्जा मुक्त करती है और हमारे शरीर में ऊर्जा की क्षतिपूर्ति को पूरा करती है। अब एक क्वेश्चन और IMP आता है, माइटोकॉन्ड्रिया इकाई क्या है? ATP। और ATP का पूरा नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में हर साल आता है, हर बार आता है, किसी भी एग्जाम को आप लेकर चलेंगे। ATP का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रोनाउंसिएशन हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट भी कर सकते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी कर सकते हैं, जो कि ऊर्जा की इकाई है। ATP का पूरा नाम है, एक नंबर का OT बनता है। इसका एक और छोटा सा मॉलिक्यूल होता है, इसको अपन बोलते हैं ADP। ये भी ADP माइटोकॉन्ड्रिया का ही भाग होता है, ADP। जैसे हम इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पढ़ते हैं, वैसे हम इसको एडिनोसिन डाइफॉस्फेट पढ़ेंगे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यस, इसमें दो नाम आ सकते हैं। ADP का पूरा नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की ऊर्जा इकाई। ऊर्जा को किस रूप में स्टोर करते हैं? ATP के रूप में। कहाँ करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। रुकना नहीं चाहिए, लाइक करते रहिए, रुकना नहीं चाहिए। वीडियो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल वीडियो नाउ। इसके बाद हम बात करते हैं अगले कोशिकांग की। सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग जो सभी के लिए बहुत आवश्यक होता है, चाहे वो पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका, उसको बोलते हैं हम राइबोसोम। जी हाँ, राइबोसोम का नाम आपने अवश्य सुना होगा। राइबोसोम अगला कोशिकांग कोशिका का, जिसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। बिल्कुल पूरी कोशिकाओं में राइबोसोम किसी न किसी रूप में पाया जाता है और अधिकांशतः ये कोशिकांगों से जुड़ा हुआ होता है, चिपका हुआ होता है, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। और राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलेट नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। याद रखिएगा, पैलेट नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की थी। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और राइबोसोम दो प्रकार का होता है। 3 क्वेश्चन में से क्वेश्चन 100% आपका पेपर में आ सकता है राइबोसोम से जुड़ा हुआ। राइबोसोम की खोज किसने की? वैज्ञानिक पैलेट ने। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और राइबोसोम कितने प्रकार में बांटा गया है? राइबोसोम को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 होता है 70S प्रकार के राइबोसोम और एक होता है 80S प्रकार के राइबोसोम। ये 2 राइबोसोम के प्रकार होते हैं। अब बात आती है 70S प्रकार के राइबोसोम क्यों, 80S प्रकार के राइबोसोम क्यों? क्योंकि 70S प्रकार का राइबोसोम छोटी कोशिकाओं में पाया जाता है। इससे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका को बोलते हैं, जिसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। जबकि S प्रकार के राइबोसोम जो होते हैं वो हमारे यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि इसमें राइबोसोम में प्रोटीन जो कि अमीनो अम्ल से बनता है उसका निर्माण होता है, जो सभी जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं के लिए
आवश्यक होता है। अब बात आती है हमारे सामने दो नए शब्द आए हुए हैं, एक आया हुआ है प्रोकैरियोटिक, एक आया हुआ है यूकैरियोटिक। देखिए क्वेश्चन के अंदर से जब क्वेश्चन बनती है तो उसको कभी छोड़ा नहीं जाता है, इसलिए इन क्वेश्चन को हम लेकर चल रहे हैं। अगर इसके बाद का जो अगला कोष्ठांग है वो हम अगले सेक्शन में आपका डाल देंगे, जिसमें आप अच्छे से उसका वीडियो कर सकते हो। अभी हम सिर्फ दो चीज़ों की बात करेंगे ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। ज़्यादा हैवी वीडियो नहीं करना है कि आप इसको स्किप करें या बार बार ना पढ़ें, या आपका नुकसान होगा। आप इसको ध्यान से देखिएगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो शब्द हमारे सामने थे। प्रो का मतलब क्या होता है? एक कोशिकीय जीव जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। आईएमपी क्वेश्चन बनता है, इसी नाम से याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक यानी एक कोशिकीय जीव जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, वो आता है आपका प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक का मतलब होता है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव जिनमें केंद्रक उपस्थित होता है। याद रखिएगा इस चीज को, चूंकि कोशिका से संबंधित है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? इसमें केंद्रक कभी नहीं पाया था, और केंद्रक नहीं होता तो इसके कोशिकांग भी अनुपस्थित होते हैं। लेकिन इसमें क्या पाया जाता है? केवल 17 प्रकार के राइबोसोम जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं कोशिका के लिए। जबकि यूकैरियोटिक का मतलब होता है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव जो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, और उन कोशिकाओं में पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है। इसमें 80 प्रकार के क्या होते हैं? यूकैरियोटिक में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं। ठीक है, वन शॉट में एक बार फिर से मैं आपका रिवाइज कराना चाहूंगा जल्दी से। बाकी अगली वीडियो में इसके अगले कोशिकांग और उसका डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाएगा। वन शॉट में आपको फिर से डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कोशिका के मूल घटक। कोशिका के मूल घटक में हमने कोशिका की संरचना ली। सबसे पहले ली हमने पादप कोशिका की संरचना। पादप कोशिका की संरचना में कौन कौन से भाग थे? सबसे पहले आया था हमारा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगर जीवाणु में पूछे तो कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है जो अमीनो अम्ल शर्करा से जुड़ी होती है। याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा सेक्शन आया हमारा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे होता है? लाइपोप्रोटीन से होता है जो कि अर्धपारगम्य होती है। ठीक है, इसके बाद हमने अगला सेक्शन में अपना नया लिया कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में मैंने आपको बताया कोशिका का जीवित भाग कोशिका द्रव होता है जो अकार्बनिक पदार्थों से बना हुआ होता है और अधिकांशतः जल की मात्रा इसके रूप में पाई जाती है। जो यह कोशिका का ऐसा जीवित भाग है जिसके बिना कोशिका जीवित नहीं रह सकती। इसके बाद अगले इसमें आया हमारा कोशिकांग। कोशिकांग मैंने आपसे कहा था कोशिका के ऐसे अवयव जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं और कोशिका को मजबूती प्रदान करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्या? गोल्जी बॉडी। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। गोल्जी बॉडी से हम गोल्गी बॉडी भी कहते हैं। इसे कोशिका की ग्रंथि भी कहा जाता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने की थी, उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में की थी। इसके बाद दूसरा था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया इसे हम कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। इसकी खोज किसने की थी? अल्तमान ने। जबकि इसको नाम किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऊर्जा का स्टोरेज किसके रूप में होता है? एटीपी के रूप में। एटीपी को माइटोकॉन्ड्रिया की क्या कहा जाता है? इकाई कहा जाता है। और इसके अलावा एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन कोई भी हो सकता है, नाम गलत नहीं होना चाहिए। इसका एक छोटा मॉलिक्यूल होता है एडीपी, इसका नाम होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और इसके बाद हमारा अगला जो कोशिकांग था वो था राइबोसोम। जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले बताया राइबोसोम। राइबोसोम माने जिसे कोशिका की क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? कौन सा कोशिकांग करता है? राइबोसोम। दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 70S प्रकार के और 80S प्रकार के। 70S प्रकार के प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं होता, और 80S प्रकार के यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक होता है, जो बहुकोशिकीय होते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बता दिया है कि इस पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, क्वेश्चन नोट आउट करें, लर्न करने की कोशिश करें, माइंड में विदाउट पेन उठाएं, आप माइंड में सेट करने की कोशिश करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी तरह की वीडियो जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम, कॉम्पिटिशन एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आपके काम की आने वाली हो, मैं उनको अच्छे से अच्छी शॉर्ट ट्रिक में लेकर आपके सामने आऊँ, तो आपको वीडियो को शेयर करना होगा। जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा लाइक होंगे, उतनी ज़्यादा वीडियो आपके सामने आएगी। तो अगले सेक्शन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।